जो एसी टू डीसी कन्वर्टर्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि सिंगल फेस में जो है वो हाफ कंट्रोल्ड और एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। सिमिलरली जो है वो जिसको हम सेमी कन्वर्टर कहते हैं, इसी तरह से एक फुल कन्वर्टर होता है। तो ये डिफरेंट जो इसकी कैटेगरीज हैं वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले हम एस सी आर की जो वर्किंग है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एस सी आर बहुत वाइडली यूज़ होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसकी मदद से हम जो है वो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स किस तरह से हम बनाते हैं कि टू कोऑर्डिनेट जो है जो कन्वर्टर है वो किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। इसी तरह फोर कोऑर्डिनेट जो कन्वर्टर है वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अब ये इंट्रोडक्शन में है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या एस सी आर जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे डायोड्स हैं, डायोड्स में जैसी उनको इनपुट सोर्स वोल्टेज दिए जाते हैं वो फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज से जैसी ग्रेटर देन होते हैं तो फॉर डायोड जो है वो कंडक्शन में आ जाता है। और अब बस उसकी कंडक्शन डिपेंड करती है कि वो फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज से जैसी ज़्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। जबकि थायरिस्टर जो है वो एडवांस वर्जन है डायोड्स का, इसमें गेट टर्मिनल जो है वो एडिशनल इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इसके अंदर जो जंक्शंस हैं वो ज़्यादा होती हैं, दो पीएन जंक्शन होती हैं। तो एक पीएन जंक्शन जंक्शन जो है वो सोर्स से फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और दूसरी जो पीएन जंक्शन है वो उस वक्त तक फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं आती जब तक आप गेट वोल्टेज अप्लाई ना करें, और या फिर आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज से ज़्यादा आप उसको वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो वो बाय फोर्स जो है वो स्विच ऑन हो जाएगा। तो एस सी आर जो है नॉर्मली जो है वो कंट्रोल रेक्टिफायर्स उनको कहा जाता है कि ए सी टू डी सी विथ कंट्रोल सिग्नल वो कन्वर्जन करें। Thyristor is a controllable switch which can be turned on by a gate current. A few milliamps of gate current can turn on a high current SCR provided that the SCR anode to cathode voltage is positive. यानी हमें जो एनोड टू कैथोड जो वोल्टेजेस हैं वो पॉजिटिव देने होते हैं। यानी एनोड पर हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे सप्लाई का, और जो कैथोड है उस पर नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो थायरिस्टर थ्री टर्मिनल डिवाइस है, इसमें एनोड है, कैथोड है एंड गेट है। अब इस स्लाइड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है थायरिस्टर का जो कि शो किया गया है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो स्ट्रक्चर है, और ये सिंबल है कि डायोड के साथ एक लैग यहाँ पे निकाली गई जिसको गेट कहा गया है। ये एनोड है और ये कैथोड है। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप देखें कि पी एन जंक्शन है यहाँ पर J1, और क्या कहते हैं जो J2 जो है वो N और P के दरमियान की जंक्शन है। जबकि P और N पॉजिटिव जो हैवीली डोप्ड जो है चैनल से कनेक्ट करके कैथोड के साथ इसको कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पे एक और एडिशनल PN जंक्शन है। जब आप इस पे पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो जो PN जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायसिंग में कन्वर्ट हो जाती है, मगर ये उस वक्त तक आगे करंट फ्लो नहीं करता जब तक आप गेट पर सप्लाई ना दें। गेट पर जब आप सप्लाई देते हैं तो ये पीएन जंक्शन ये वाली भी फॉरवर्ड बायसिंग में कन्वर्ट हो जाती है और करंट जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर आप गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करते और फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है ये वो वोल्टेज है कि जब तक ये सारी जो दोनों जंक्शंस हैं ये फॉरवर्ड बायसिंग में कन्वर्ट ना हो जाएं, और वो ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, और इस तरह की जो क्या कहते हैं कंडक्शन है उसको हम अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वो फिर अनकंट्रोल्ड जो है रेक्टिफिकेशन स्टार्ट कर देता है एस सी आर, तो उसका पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व है यानी एनोड टू गेट जो वोल्टेजेस हैं जो एस सी आर के वो पॉजिटिव है राइट साइड पर, और अपवर्ड जो है वो एनोड करंट है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है यहाँ पर। और लेफ़्ट साइड पे जो है वो रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट है कि थर्ड पॉइंट पर कि आपने रिवर्स बाइसिंग में जो है रिवर्स पोलरिटी कनेक्ट कर दी है, और उसकी लिमिट रिवर्स ब्लॉकिंग जो स्टेट उससे ज़्यादा अगर आपने वोल्टेज प्रोवाइड किए तो वो डैमेज हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जबकि जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट वो स्टेट होती है एस सी आर की जिसमें आपने गेट जो है वो अभी ज़ीरो दिया है,
और आप सिर्फ वोल्टेज इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो वोल्टेज जब आप इंक्रीज करते जाएंगे तो वोल्टेज जो है उस पर इंक्रीज होते जाएंगे, और जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा अनटिल एंड अनलेस के फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक आप ना आ जाएं। जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे तो ये इस शेप में जो है ये करंट ट्रेवल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग जो वोल्टेज है ये डिफाइन कौन करता है, ये J2 जंक्शन करती है जो N और P के दरमियान आपको नजर आ रही है। इस ब्लॉकिंग स्टेट वोल्टेज को कम करने के लिए कि आप कम वोल्टेज पे इसको आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट गेट वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने IG0 रखा है क्योंकि हमने वोल्टेज दिया ही नहीं यहाँ पे। सिमिलरली ये जो IG1 और IG2 जो है वो डिफरेंट गेट वोल्टेजेस हैं। जैसे 5 वोल्ट अगर हम अप्लाई करते हैं या 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो करंट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फ्लो करेगा गेट जो करंट है। और उसकी वजह से जो फॉरवर्ड कंडक्शन में आने के लिए उसको कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होंगे SCR को, जिसकी वजह से वो कंडक्शन में आ जाएगा और ब्लॉकिंग जो वोल्टेज है उससे पहले जो है वो इस कंडक्शन में आ जाएगा SCR, और करंट उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ये IL और IH क्या चीज़ है, ये होल्डिंग करंट है। होल्डिंग करंट जो है वो ऑफ स्टेट बताने के लिए कि मिनिमम वो वैल्यू करंट की कि जिसके बाद SCR जो है वो ऑफ हो जाएगा। और IL जो है ये लैच करंट है, ये वो मिनिमम वैल्यू है कि जब ये SCR फॉरवर्ड बाइसिंग या कंडक्शन मोड में स्विच करता है और कहाँ से, ब्लॉकिंग स्टेट से, तो ये वो मिनिमम वैल्यू IL। तो IL जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है होल्डिंग करंट से। तो यहाँ पे SCR consists of three PN junctions. When a positive voltage is applied to the anode with respect to a cathode, the thyristor is in its forward blocking state. A thyristor is turned on by applying a short pulse on its gate, typically 5 वोल्ट। यानी 5 वोल्ट की सप्लाई हम वोल्टेज सिग्नल कनेक्ट करते हैं गेट पर, और ड्यूरेशन जो है वो 100 माइक्रो सेकेंड तक हम रखते हैं ताकि वो ऑन हो जाए। थायरिस्टर ऑफ कब होता है, जब आप जो सप्लाई यानी लाइन वोल्टेज है जो एनोड टू कैथोड आपको सप्लाई नज़र आ रही है, ये अगर आप इसके जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे कम कर दें, यानी जो फॉरवर्ड कंडक्शन के लिए इसको जितने वोल्टेज चाहिए, फॉरवर्ड बाइसिंग जो वोल्टेज है उससे आप अगर इसको कम वोल्टेज देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और अगर आप इसको बाय फोर्स ऑफ करना चाहते हैं, स्विच ऑफ जिसको हम फोर्स कम्यूटेशन कहते हैं, तो गेट पर आपको 0 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मदद से ये PN जंक्शन जो है वो रिवर्स कंडक्शन रिवर्स जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी रिवर्स बाइसिंग कह लें आप। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंपल जो है एक स्कीमेटिक ड्रॉ की है कि R जो है वो एक लोड है और जिसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो V0 हम देखें इस ग्राफ के अंदर, और पीछे जो इनपुट सोर्स है वो हमने कंसीडर करी है DC सप्लाई। तो DC सप्लाई का पर्पस क्या है कि इसमें फ्रीक्वेंसी तो ज़ीरो है और कांस्टेंट वोल्टेज है। जैसे ही हम इसको फायर करेंगे तो जब हमने इसको फायर किया तो उसके बाद कॉन्स्टेंटली ये ऑन रहेगा, क्योंकि ये DC सप्लाई है, ये ऑफ नहीं होगा। इसको ऑफ करने के लिए आपको नेगेटिव जो है वो सप्लाई देना होगी। मगर इस ग्राफ के अंदर हमने जो आपको ये बताया है वो ये बताया है कि अगर आप सिंगल एक जो SCR है वो आप यूज़ कर रहे हैं और पीछे से इन केस अगर AC सप्लाई है, तो AC सप्लाई अगर पॉजिटिव पीक आ रही है तो उसके लिए आप एक थायरिस्टर को ऑन करते हैं, और जब नेगेटिव साइकिल आती है तो उसके लिए आप दूसरे जो क्या कहते हैं आपका थायरिस्टर है उसको आप गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, जिसकी मदद से वो जो नेगेटिव साइकिल है उसके लिए वो फॉरवर्ड कंडक्शन के अंदर आ जाता है, जबकि ऊपर वाला जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे ये बताने के लिए जब भी आप इसको ऑफ करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव जो वोल्ट हैं गेट पर आप अप्लाई करेंगे या 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। अब यही बात यहाँ पे लिखिए, वंस SCR इज फायर्ड द गेट हैज़ नो कंट्रोल ऑन द डिवाइस, यानी जब वो कंडक्शन में आ जाएगा तो गेट से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ करने के लिए आप उस पर 0 या नेगेटिव वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स कम्यूटेशन की मदद से जो है वो ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि थायरिस्टर को एक तो आप नेचुरली जो है वो स्विच ऑफ कर सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेजेस हैं वो जो है वो बिलो दी थ्रेशोल्ड लेवल गिर जाएं, जिसकी वजह से जो होल्डिंग करंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा उससे, और थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा नेचुरल। इसके अलावा एक तरीका है कि आप इसको रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई कर दें, यानी एक ऑल्टरनेट ब्रांच में आपने अगर थायरिस्टर ऑन कर दिया, ठीक है, तो जो नेगेटिव साइकिल के लिए तो जो रिवर्स वोल्टेज है उसकी वजह से जो है ये फोर्स कम्यूटेशन भी कहलाती है, और इसको आप थायरिस्टर को ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो गेट करंट है वो अगर आप नेगेटिव गेट करंट जो है वो सफिशेंटली यानी 10 टाइम्स आप बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि जो लोड करंट है वो उससे बढ़ जाए, तो नेगेटिव वोल्टेज आप इतने अप्लाई करें तो जिसकी वजह से जो है ये थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। मगर ये बहुत ही लिमिटेड इसकी टाइप्स हैं जो इस तरह की यूज़ होती हैं, उसको हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। मगर गेट टर्न ऑफ मेथड भी थायरिस्टर के अंदर हम अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होता है। ज़्यादातर जो है वो जो रिवर्स स्टेट है, जैसे एसी साइन वेव है, वो अपनी स्टेट को जैसे ही चेंज करेगी नेगेटिव साइकिल, तो ये थायरिस्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑफ हो जाता है कुछ मिली सेकेंड। और जो गेट टाइप जो थायरिस्टर्स हैं उनकी जो करंट रेटिंग है वो 10 एम्पेयर से बिलो होती है, और जिसकी वजह से उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो इसी इसी वजह से जो हाई पावर रेटिंग्स के लिए अगर आप गेट के थ्रू स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो SCR का एडवांस वर्जन है गेट कंट्रोल्ड GTOs, जो SCRs, जो गेट कंट्रोल थायरिस्टर्स हैं उनमें उनकी वर्किंग जो है वो थायरिस्टर की तरह सेम होती है, बट उनमें एडवांटेज ये है कि उनका गेट की जो प्रॉपर्टी है, गेट के थ्रू आप नेगेटिव सिग्नल अप्लाई करके आप उनको ऑफ भी कर सकते हैं। और जो SCRs हैं जो स्पेशली डिज़ाइन जिनके थ्रू आप गेट के थ्रू आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो लिमिटेड। SCR turns off when the current falls below its holding current. This could be due to the load current decreases or large reverse voltage across the SCR. In this lecture, a phase control thyristor is turned on by applying short pulse to its gate and turned off due to natural or line commutation. नेचुरल तो ये है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो या तो डिक्रीज़ हो जाए और या फिर उसकी पोलरिटी जो है वो रिवर्स हो जाए, ठीक है। एंड फॉर हाई इंडक्टिव लोड इट इज़ टर्न ऑफ बाय फायरिंग अनदर थायरिस्टर ऑफ द रेक्टिफायर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, और जिसकी वजह से फोर्स कम्यूटेशन हो जाती है क्योंकि नेगेटिव साइकिल के अंदर इस पे रिवर्स वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं एक थायरिस्टर के अक्रॉस, तो जिसकी वजह से जो थायरिस्टर है वो स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ ये बताने के लिए कि नॉर्मली जो थायरिस्टर्स है हाई पावर रेटिंग के वो अगर आप देखें तो नेगेटिव सिग्नल गेट पर देने के बावजूद वो ऑन रहते हैं, वो ऑफ नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी टाइप्स हैं जो AC to DC कन्वर्टर्स हैं। Since the rectifiers are used to convert AC to DC, these controlled rectifiers are also called AC to DC converters, ठीक है। These converters are used extensively in industrial applications, especially in variable speed drives. जो AC to DC कन्वर्टर्स हैं वो VFDs के अंदर बहुत वाइडली यूज होते हैं, इसलिए कि जो AC लाइन वोल्टेजेस हैं उनको DC में कन्वर्ट करके और फिर वापस से उनको इन्वर्ट किया जाता है फिल्टरिंग आउट करके, ताकि हम उसकी कंट्रोलिंग कर सकें, जो पैरामीटर्स हैं उसको कंट्रोल कर सकें, मोटर की डायरेक्शन, स्टार्ट स्टॉप, मोटर का जो टॉर्क है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे AC टू DC कन्वर्टर्स की टाइप्स दो मेन कैटेगरीज हैं, सिंगल फेज और 3 फेज, और तीनों टाइप्स जो है वो उनके अंदर डिवीजन है फर्दर। सेमी कन्वर्टर जिसको हम हाफ कन्वर्टर भी कहते हैं, फुल कन्वर्टर है और डुअल कन्वर्टर है, ठीक है। सेमी कन्वर्टर इज़ अ वन क्वाड्रेंट कन्वर्टर कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर काम कर रहा है वन क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो सेमी कन्वर्टर कहलाएगा। इट हैज़ वन पोलरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी वो या तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में हो सकता है।
A full converter is a 2 quadrant converter, while a dual converter is a 4 quadrant converter. ठीक है, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट्स की एग्जांपल दी गई है कि राइट साइड पे जो है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। अगर हम यहाँ पे करंट ले लें एक्स एक्सिस पर और वाई पर हम वोल्टेज, तो वी और आई फर्स्ट में पॉजिटिव होंगे, सेकंड में जो है यानी लेफ्ट साइड पे करंट नेगेटिव हो जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक, अब इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि सिंगल फेस हाफ कंट्रोल्ड यानी हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि साइनोसॉइडल उसकी दो साइड्स होती हैं, पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही जो पॉजिटिव साइड है उसी पे हम जो है एस के थ्रू जो है वो कंडक्शन करेंगे फॉर ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए हमें एक और थायरिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर बनाना चाहते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम हाफ वेव की बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव पीक पर जो ऑपरेशन है वो हम अब करेंगे। अब जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे वी हैव यूज्ड सिंपल ट्रांसफार्मर, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है वो वी एम है उसका एम्पलीट्यूड, और इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है वी एम इंटू साइन ओमेगा टी। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है और ओमेगा टी, टी फॉर टाइम पीरियड, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर आप ये पहली वेव फॉर्म देखें, एक चीज़ और कि रेजिस्टिव लोड है तो उसके अक्रॉस जो आउटपुट करंट है वो वी नॉट है, और जो ड्रॉप वोल्टेज है जो थायरिस्टर ड्रॉप करेगा वो हम वी टी वन से डिनोट करेंगे। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये कन्वर्टर है, इसलिए कि जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है वो इस पर पॉजिटिव ही जनरेट होंगे, और जब भी हम एस सी आर को ऑन करेंगे जो इसमें कंडक्शन होगी, क्योंकि रिवर्स में वो ब्लॉक कर देगा तो कंडक्शन नहीं होगी, तो करंट की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव रहेंगे, तो जिसकी वजह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कन्वर्टर है, इसी वजह से हमने इसको जो है वो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर बोला है। सिमिलरली यहाँ पे देखें कि जो साइनसोइडल वेव फॉर्म है, सोर्स वोल्टेज है वो हमने यहाँ प्लॉट कर दिए अप टू 2 पाई तक, 360 तक, और ये 180 डिग्री है, और अल्फा वो एंगल है जहाँ पे हम फायर करेंगे थायरिस्टर को, ठीक है। और ये यहाँ पर V1 है और ये Vm है, Vm जो है वो क्या कहते हैं आपका मैग्नीट्यूड वोल्टेज है, और V1 जो है वो यहाँ पे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको कहा गया है, ठीक है। और जो अल्फा जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के अंदर इंक्रीज होते रहेंगे ये वोल्टेजेस, और जैसे ही अल्फा तक ये पहुंचेगा तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होकर वो कंडक्शन में आ जाएगा, और उस वक्त करंट जो है उसमें से गुजरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा तो वी नॉट जो आउटपुट वोल्टेज है वो हाई होना शुरू हो जाएंगे, और वो बिल्कुल पॉजिटिव हाफ रिमेनिंग हाफ साइकिल जो अप टू पाई तक यानी अल्फा से लेके पाई तक जो भी सिग्नल है वो उसको फॉलो करेगा, जो आउटपुट सिग्नल है आपका सोर्स को फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो इसकी वेव फॉर्म की जो शेप है वो एज इट इज आउटपुट पर कॉपी पेस्ट हो गई है, ठीक है। अब इसको हमने आइडियली कंसीडर किया है, और इसमें जितने भी लाइन लॉसेस हैं या जितने दूसरे लॉसेस हैं वो हमने नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है। आफ्टर पाई यानी 180 डिग्री के बाद वो जो है क्या कहते हैं रिवर्स रिवर्स बाइसिंग मोड में आ जाएगा थायरिस्टर, क्योंकि अब सोर्स ने अपनी पोलरिटी चेंज कर लिया, वो नेगेटिव साइकिल यहाँ पे आ गया, तो ये जो नेगेटिव वोल्टेज है ये रिवर्स वोल्टेज है, और अब रिवर्स वोल्टेज की वजह से जो एस सी आर है वो रिवर्स वोल्टेज कम्यूटेशन के मोड में आ जाएगा और वो ऑफ हो जाएगा। थायरिस्टर कंडक्शन से ऑफ कंडीशन में आने के लिए उसको कुछ मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का उसको टाइम स्पैन लगता है, एकदम से वो ऑफ नहीं होता, मगर हम यहाँ पे आइडियली फॉर द सिंप्लिसिटी हम इसको आइडियली कंसिडर कर रहे हैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो आफ्टर पाई जो है वो सडनली वो ऑफ हो गया है और नो करंट फ्लो, और ड्यूरिंग द अल्फा टू पाई वोल्टेज जो है वो वी एम था, और जो करंट है उसका एम्पलीट्यूड आई नॉट जो है वो वी नॉट डिवाइडेड बाई आर है। तो ये कंप्लीट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की विद रेजिस्टिव लोड। और ये अल्फा इज द फायरिंग एंगल, जो डिले है कि आफ्टर कितने डिले यानी 0 डिग्री के बाद
अल्फ़ा जो है वो 45 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो जितना आप ये एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है। अब इनके जो आउटपुट जो एवरेज वोल्टेज है और आरएमएस जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज उनका हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये हेल्पफुल होगा हमारा आगे जो फुल कन्वर्टर को हम पढ़ेंगे जब। द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज है वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं, वी डी सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, क्योंकि कंप्लीट 360 डिग्री के लिए हम काम कर रहे हैं। और इंटीग्रल इस पे लिमिट्स आती हैं पाई टू मतलब अल्फा टू पाई, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो है वो आउटपुट वोल्टेज जो है वो कंडक्शन हो रही है। वी एम जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ दी सिग्नल है, साइन ओमेगा टी ए सी साइन वेव का एक्सप्रेशन है। इसका जब हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, वी एम डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस एल्फा। जो इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। इसी तरह से कॉस 180 भी -1 के बराबर होता है। तो इंटीग्रेशन का जो रूल है वो ये है कि जब आप उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो वो यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। जब उस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कॉस पाई माइनस कॉस एल्फा हो जाएगा। माइनस जो है वो आप फॉर्मूले से बाहर निकाल लें, मतलब ब्रैकेट्स अप्लाई करें और माइनस साइन जो है वो बाहर आप निकाल लें। तो जब आप कॉस पाई निकालेंगे तो वो -1 के बराबर होता है, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद वो, तो जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 180 का जो रिजल्ट है वो -1 थे तो वो +1 हो जाएगा। और इसी तरह से जो क्या कहते हैं कॉस अल्फ़ा वाला जो फैक्टर है उसको भी जब हम क्या कहते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, therefore changing the firing angle from 0 to pi the output voltage varies from Vm pi to 0। अब जब अल्फ़ा जो है वो आप ज़ीरो आप रखेंगे तो कॉस ज़ीरो पर उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। और जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करते रहेंगे अप टू 90 डिग्री तो 90 तक जो है वो क्या कहते हैं वैल्यू कॉस कॉस 90 जो है वो ज़ीरो हो जाती है। और उस पर जो इसकी वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगी। फिर ज़ीरो के बाद जो है ये नेगेटिव सॉरी 90 डिग्री के बाद अप टू 180 डिग्री तक ये माइनस में वैल्यू जनरेट करता है कॉस। तो वो माइनस वैल्यू जो है वो उसको कैंसिल आउट करके वोल्टेज को और डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है। अब एक्चुअली जो एवरेज वैल्यू ऑफ लोड आउटपुट वोल्टेज है उसका मेन फार्मूला तो ये कि 0 to 2 पाई हमारी लिमिट है और ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो इस एक्सप्रेशन से हमने ये किस तरह से निकाला, क्योंकि हम इसको डिफरेंट लिमिट्स में ब्रेक करेंगे, 0 to अल्फ़ा और अल्फ़ा टू पाई और पाई टू 2 पाई। एज वी नो दैट कि फॉर 0 to अल्फ़ा जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो है। सिमिलरली फॉर पाई टू 2 पाई वो भी ज़ीरो है, क्योंकि सिंगल SCR हमने यूज़ किया है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो नेगेटिव वोल्टेज के लिए वो कंडक्शन ही नहीं करेगा, तो इसलिए दोनों फैक्टर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ये दोनों फैक्टर है, मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ, ये ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है। खाली ये वाला फैक्टर हमारे पास बचेगा और इसको यूज़ करके किस तरह से हमने ये डेरिवेशन करी है तो इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो है वो एवरेज वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर हम आरएमएस जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा और वी एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज है वो गिवन है, वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट होल है और 1/2 पाई है और जो लिमिट्स है वही अल्फा टू पाई है, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है वो अल्फा टू 2 पाई जो है वो एग्जिस्ट करता है। फिर इसी तरह से जब आप इस पे इंटीग्रेशन फार्मूलाज आप अप्लाई करेंगे स्टेप्स को तो ये वी एम बाय 2 और होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बाय पाई प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये एक्सप्रेशन निकलेगा वी आर एम एस का। आपको अल्फा की वैल्यू गिवन हो और पाई की वैल्यू गिवन हो तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस रेक्टिफायर द आउटपुट वोल्टेज एंड करंट हैव ओनली वन पोलैरिटी एंड दस द रेक्टिफायर इज कॉल्ड सेमी कन्वर्टर। इसको हम सेमी कन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंपल आउटपुट वोल्टेज जो है वो वन पोलरिटी है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और हाफ वेव हमने इसको कंट्रोल किया है
This type of rectifier is not usually used in industrial application due to high ripple content and low ripple frequency. ठीक है, ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी तो वैसे ही बहुत कम होती है, फिर इनमें रिपल कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ये समझने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री में ये ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होते। द फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट रिपल वोल्टेज इक्वल्स टू दी सोर्स फ्रिक्वेंसी। जो सोर्स फ्रिक्वेंसी है उस पर डिपेंड करती है। द ट्रांसफार्मर कैरीज अ डीसी करंट विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, क्योंकि इंडक्टिव लोड है डीसी पर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो जाती है, तो उसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी ज़ीरो हो जाती है, और हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो उसमें से गुजरना शुरू हो जाता है और शॉर्टेज आ जाती है, जिसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस उसमें बढ़ जाते हैं, यानी हीट लॉस उसमें से बढ़ जाता है, और उसकी वजह से उसकी इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकती है। मेल्ट होने की वजह से उसमें वाइंडिंग जो है वो उसकी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो डेरिवेशंस जो हमने अभी यूज़ करी हैं, ड्राइव करी हैं। इफ़ अ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर हैज़ अ प्योरली रेजिस्टिव लोड आर एंड डिले एंगल एल्फा, यहाँ पे हमने अजम्पशन करी कि पाई बाय 90 यानी 90 डिग्री, पाई बाय 2 है जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। डिटरमाइन दी कन्वर्टर एफिशिएंसी रिपल फैक्टर, और इसी तरह से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज जो रिवर्स वोल्टेज है थायरिस्टर के। तो हमें चारों एक्सप्रेशन हमें पता है, VDC, IDC, VRMS और IRMS के, तो वो हमने अल्फ़ा की वैल्यू रखने के बाद वो कैलकुलेट कर लिए उनकी सारी वैल्यूज़। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा पाई बाय 2 रखा है तो 0.1592 VM आ गया है। इसी तरह से IDC जो है वो V अपॉन R होता है, तो हमने 0.1592 डिवाइड बाई R इंटू VM यानी V बाय R। इसी तरह से RMS का फार्मूला जो हमने प्रीवियसली देखा था, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू जब हमने पाई बाय 2 यानी 90 रखी, तो फिर उसके बाद जो हमने कैलकुलेशन करी तो उसके बाद 0.3536 VM, क्योंकि साइन 180 जो है वो अब वो ज़ीरो होता है, तो ये फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको हम सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अगेन हम रेजिस्टेंस जो है एक जनरल वेरिएबल आर हम यूज़ करके तो करंट की वैल्यू का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया RMS में। तो एफिशिएंसी जो कन्वर्टर की है वो हमें पता है कि PDC डिवाइड बाई PRMS, जो आउटपुट पावर है DC पावर, एवरेज पावर, आउटपुट पावर ऑफ कन्वर्टर, और RMS पावर जो आउटपुट RMS पावर है कन्वर्टर की उसको डिवाइड कर दें। तो इन VDC, IDC और VRMS और IRMS, तो इन सब की वैल्यूज़ जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो हमें पता है कि VDC और IDC इन दोनों में VM जो है वो सेम है, तो VM स्क्वायर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जो नंबर वैल्यू है 0.1592 ये दोनों स्क्वायर हो जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में जो R है वो ऐसे ही रह जाएगा। फिर RMS और VRMS और IRMS के वैल्यूज़ भी 0.3536 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा और नीचे R बच जाएगा। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह VM से VM कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो 0.1592 का जो स्क्वायर है, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.3536 के स्क्वायर से, तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो 0.2027 होगा। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये एफिशिएंसी है इसकी, कि जब आपने फायरिंग एंगल देखें 90 रखा है तो ये 20% एफिशिएंसी पे कन्वर्टर वर्क करेगा। तो एफिशिएंसी इसकी बहुत कम हो गई है, तो आउटपुट वोल्टेज भी इसके इसी लिहाज से जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, अब हमने रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करना है। रिपल फैक्टर का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है RF इक्वल्स टू VSC डिवाइड बाई VDC। आप या तो ये टर्म आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना ये सिंप्लीफाइड टर्म जो है वो VRMS और डिवाइड बाई VDC का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करें तो -1 से आप उसको जो रिमेनिंग जो रिजल्ट निकालेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 198% जो है वो रिपल फैक्टर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1.983 है। पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो ऑलवेज जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके VM के बराबर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो है वो सेमी कन्वर्टर की एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। इसको सेमी कन्वर्टर हम क्यों कहते हैं,
क्योंकि इसमें पॉजिटिव जो क्या कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक वक्त में एक ही जो साइकिल है उसके लिए हमने इसको जो है एस सी आर हमने प्लेस किए हैं। ये फुल कन्वर्टर तो है मगर सेमी कन्वर्टर है, और इसके अंदर जो D1 और D2 हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं। और T1 और T2 को जो हमने अपर डायरेक्शन में यूज़ किया है कि जब पॉजिटिव पीक आएगी तो सिर्फ एक T1 को हम जो है वो कंट्रोल करेंगे उसके थ्रू उसकी कंडक्शन, और जो भी कंडक्शन होगी फ्लो होगा वो D2 के थ्रू जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरह जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो जो थायरिस्टर 2 लगा है उसके थ्रू हम उसकी जो कंडक्शन है उसको कंट्रोल करेंगे, और जो जब वो साइकिल कंप्लीट करके करंट फ्लो करेगा और सोर्स की तरफ ट्रेवल करेगा तो वो D1 के थ्रू होता हुआ जाके सिंक कर लेगा। तो T1 और D2 जो है ये दो डायोड्स हैं जो कि एक SCR है और एक सिंपल डायोड है, दोनों काम करेंगे। तो अगर हम चारों को SCR यूज़ करते तो वो फुल कन्वर्टर कहलाता, जबकि यहाँ पे सिंपल हमने दो थायरिस्टर जो हैं वो यूज़ किए हैं और दो डायोड्स यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से ये सेमी कन्वर्टर है। और इस दफ़ा जो हमने लोड यूज़ किया है वो RL लोड है। RL लोड के साथ हमने एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगाया है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्टर है सेमी कन्वर्टर, ये भी वन क्वाड्रेंट सेमी कन्वर्टर है जिसमें आउटपुट वोल्टेज डीसी की पोलरिटी जो है वो हमेशा सेम पॉजिटिव रहेगी और करंट भी जो ट्रेवल करेगा वो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने लिखा है कि दिस इज वन क्वाड्रेंट कन्वर्टर ड्यू टू टू SCRs एंड टू डायोड्स। When the other half cycle starts for a short period of time up to alpha, the back EMF of inductive load starts to flow with the same line SCR and diode। तो ठीक है, क्योंकि डायोड यूज़ किया है जिसकी वजह से जो है वो अगर हम यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड को अगर हम हटा दें तो इसके दो केस हैं कि अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड हटा दें और अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड को लगा रहने दें। तो मैं दोनों को मैं अभी डिस्कस करूंगा, मगर हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 एंड D2 कंडक्ट्स एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल फॉर वेरी शॉर्ट टाइम T1 एंड D1 कंडक्ट्स टू डिस्चार्ज दी इंडक्टर EMF। अब ये क्या पॉइंट मैंने बताया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो मैंने फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया है इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट मोड के जिसमें फ्री व्हीलिंग डायोड है ही नहीं। जब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो करंट जो है वो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इस पॉइंट से करंट जो है वो ट्रेवल करेगा और T1 में से कंडक्शन करेगा किस वक्त, जब आप इसको अल्फा देंगे। अल्फा की जो भी वैल्यू हो, चाहे 90 हो 60 हो, तो ये कंडक्शन एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगी तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और RL लोड को एनर्जाइज कर देगा। इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता ही है कि जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो क्या करता है इंडक्टर, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, तो बैक EMF जो है वो उसके अंदर स्टोर्ड हो जाती है। जैसे ही ये स्विच ऑफ होता है, वोल्टेज सप्लाई हटती है तो वो डिस्चार्ज होता है। तो अभी इनिशियली जब ये करंट फ्लो होगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा और इस ब्रांच से होता हुआ करंट जो है वो सॉरी ये मैंने गलती कर दी है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ये यहाँ से ट्रेवल नहीं करेगा, करंट जो है वो D2 से फ्लो करेगा क्योंकि एडजस्टेंट जो क्रॉस में लगे हुए डायोड्स वहाँ से कंडक्शन होगी और यहाँ से ये कंडक्शन करता हुआ साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर ये करंट फ्लो होता रहेगा। अभी इस केस में नो फ्री व्हीलिंग डायोड, तो फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो नहीं है तो नो DM जो कि फ्री व्हीलिंग डायोड है। तो इस केस में क्या होगा कि जब आप सप्लाई को ऑफ करेंगे ये ऑटोमेटिक ऑफ होगी, हम मैन्युअली ऑफ नहीं कर रहे। जैसी नेगेटिव साइकिल शुरू होगी तो इस पॉइंट पर, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर अब क्या होगा कि फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि जो फॉरवर्ड जो बाइजिंग वोल्टेज है वो अब ड्रॉप हो गए
और इसकी वजह से अब जो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो अब कहाँ से ट्रेवल करेगी, उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए से। और मैं इसको ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब होगा ये कि इंडक्टर पे जब जो पोलरिटी है, तो करंट जब उसमें से फ्लो करेगा, डायरेक्शन तो करंट की वही रहेगी, ठीक है। और जो बैक ईएमएफ वोल्टेज है उसकी पोलरिटी अब शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लस और माइनस था, तो इंडक्टर के ऊपर जो पोलरिटी है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो अब चेंज हो जाएगी, वो प्लस और माइनस हो जाएगी, ठीक है, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मगर करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, और करंट अब जो ट्रेवल करेगा वो D2 में से ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल आना शुरू हो गई है वो अब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे आ गई है। तो ये हाई पॉलरिटी पर है, तो करंट इसमें से ट्रेवल नहीं करेगा, और करंट जो है वो D1 में से ही फ्लो करेगा, और T1 को वो ऑन रखेगा अनटिल एंड अनलेस इट कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो ये करंट की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक इसकी जो बैक ईएमएफ स्टोर्ड एनर्जी है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाती, ऑफ नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ पे हमने D1 और D2 जो यूज़ किए हैं, दो डायोड्स को हमने यूज़ किया है, इनकी जगह पे अगर हम SCR को यूज़ करते तो ये ऐसा नहीं होता। और इसकी वजह से क्या होता कि D2 और अगर यहाँ पे SCR2 लगा होता तो SCR2 या SCR4 वो जो भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में वर्किंग में होता, थायरिस्टर वो ऑन रहता, और उसके ऑन होने की वजह से जो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है वो अपीयर होना शुरू हो जाते, क्योंकि उस सेम टाइम पर ये थायरिस्टर भी ऑन हो जाता, ये भी ऑन हो जाता, ये भी ऑन हो जाता, तो जिसकी वजह से वो नेगेटिव वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो डायोड्स जो डिनोमिनेटर में हमने लगाए यहाँ पे नीचे, इनकी वजह से नेगेटिव वोल्टेज इस कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये वन क्वाड्रेंट के अंदर ही वर्क करता रहेगा। तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसको हटाने की वजह से जो बैक ईएमएफ है उसको जो रास्ता मिलेगा वो ये वाला रास्ता मिलेगा, क्योंकि T2 जो है वो अभी तक हमने फायर ही नहीं किया है, उसका तो फायरिंग एंगल अभी तक पहुंचा ही नहीं है। तो जैसी नेचुरल कम्यूटेशन की तरफ आ रहा है SCR, क्योंकि अब पोलरिटी जो है वो रिवर्स हो गई है, मगर इस पॉइंट पर जो बैक ईएमएफ है वो रिलीज होगी, और उसका जो पाथ होगा वो D1 होगा और T1 होगा, ठीक है। और ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, और जैसी वो एनर्जी रिलीज होगी तो ये ऑफ हो जाएगा, और T1 जो है वो कंप्लीटली जो है वो फिर ऑफ हो जाएगा। और D2 जो है उसमें से तो ऑलरेडी वो रिवर्स बायस में, क्योंकि यहाँ अब पॉजिटिव पीक आ गई है। जब ये पॉजिटिव पीक आ गई है तो इसकी वजह से जब α2 अप्लाई होगा यहाँ पर, तो जो करंट फ्लो करेगा वो अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। तो ये जो बैक ईएमएफ करंट है वो भी मैंने रिमूव कर दिया है, और इसकी जो पोलरिटी इंडक्टर की वो भी मैंने हटा दी है, ठीक है। और रेड कलर जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारे पास जो है वो α2 वो α1 पे काम कर रहा था। तो मैं जो रेड कलर है इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, मतलब इरेज कर देता हूँ, और नेगेटिव साइकिल के लिए अब हम फोकस करेंगे। और यहाँ पे IDM मतलब IDM करंट नहीं है, इसका मतलब है फ्री व्हीलिंग डायोड हमने यूज़ नहीं किया है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आएगी तो अब करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे होगी एट α2, और करंट जो है वो इसमें से फ्लो करेगा। और देखें आप कि जो लोड को सप्लाई हो रहा है करंट, उसकी अभी भी स्टिल सेम डायरेक्शन है, और यहाँ से करंट गुजर कर D1 के थ्रू जाएगा, और D1 से होता हुआ और ये साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर आके रुक जाएगा। और सोर्स पॉइंट जो है वो ये बना हुआ अभी, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से अब नेगेटिव साइकिल जो है वो जो है उसमें सोर्स करंट जो है वो अप्लाई हो रहा है RL लोड पर, और जैसी आप नेगेटिव से क्रॉस करके जैसी पॉजिटिव में आएंगे तो अगेन यहाँ पर जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, जो सप्लाई करंट है, लाइन करंट है, और जिसकी वजह से इस पॉइंट पर अगेन जो बैक ईएमएफ है, जो मैं कह सकता हूँ कि इसे IEMF जो करंट है वो अब ट्रेवल करेगा। और अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैं अब यहाँ पे करंट जो कलर है वो चेंज करना चाहूँगा,
और उसका कलर मैं पर्पल कर देता हूँ, या हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। पोलरिटी पहले जो है इस करंट की वजह से इसकी प्लस माइनस थी, मगर अब जो है वो अब पोलरिटी इंडक्टर की चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये एनर्जाइज हो चुका है, मगर करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। और अब जो T2 है, क्योंकि अब यहाँ पर इस पॉइंट पर पीछे से पॉजिटिव पीक आ चुकी है, पॉजिटिव पीक की वजह से ये अब पॉजिटिव है। ठीक है, मैं ये पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये हायर पोटेंशियल पर है, तो जिसकी वजह से ये D1 जो है ये तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल डायोड है। तो जैसे ही इस पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होंगे ये ऑफ हो जाएगा। तो इस वक्त सिर्फ D2 बचेगा, और D2 जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि T2 जो है वो इस वक्त ऑन है, और उस पर जो रिवर्स वोल्टेज जो कम्यूटेशन है वो अप्लाई हो चुकी है, और जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ऑफ होगा, मगर एकदम से ऑफ नहीं होगा, क्योंकि पीछे से उसको सप्लाई मिल रही है इंडक्टर की, तो वो अभी भी स्टिल ऑन रहेगा फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स। और जो इंडक्टर की एनर्जी है उसको कंप्लीटली डी एनर्जाइज करेगा। जैसे ही वो डी एनर्जाइज हो जाएगी तो अगेन फिर साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है, वर्किंग प्रिंसिपल है, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया। मैं ये सारी चीज़ें हटा के अब फ्री व्हीलिंग डायोड्स को हम देख लेते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से जो है हमारा काम आसान हो गया है, और बिल्कुल परफेक्टली जो है वो सर्किट हमारा वर्किंग में आएगा और वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया है, ये भी इरेज कर दिया। अब हम अगेन यहाँ पे आ जाते हैं। अब फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने का एक फ़ायदा ये है कि जैसी इस पॉइंट पर जब ये वोल्टेज पोलरिटी चेंज होगी और एक थायरिस्टर ऑफ होगा, तो उस वक्त जो है जो इंडक्टर है अपनी एनर्जी को सप्लाई करेगा और ज़ाया करेगा, और इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू अगेन जो बैक ईएमएफ है वो इस डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करेगी, और जिसकी वजह से कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई जो है वो रहेगी और करंट की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। ठीक है, और जो डायोड 1 और डायोड 2 हैं वो अपने हर रिस्पेक्टिव साइकिल के साथ वो कंडक्शन में रहेंगे। तो इस तरह से जो इसकी वर्किंग है वो बहुत सिंपल हो गई है। साइनोसॉइडल सोर्स वेव है, और ये अल्फ़ा हमने जो है वो बहुत ज़्यादा रखा है, मोर देन 90 डिग्री। और यहाँ पर जो भी सप्लाई वोल्टेज है वो अपेयर हो जाएंगे लोड पर अल्फ़ा टू पाई। ये अल्फ़ा 1 है जो कि पॉजिटिव पीक के लिए T1 इस ड्यूरेशन में कंडक्शन करेगा, और D2 जो है वो कंडक्शन करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे के जो थायरिस्टर है उसका करंट यहाँ पे अल्फ़ा टू पाई जो है वो हाई है, और इसी तरह से जो D2 डायोड है उसका करंट जो है वो हाई है। तो इसी तरह से जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो आफ्टर 180, तो 180 प्लस पाई पर जो है वो हम एंगल को फायर करेंगे अल्फ़ा 2, जो कि थायरिस्टर 2 का फायरिंग एंगल है। तो इस वक्त जो भी क्या कहते हैं जो शेप है वेव फॉर्म का, वो शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमने जो भी पॉजिटिव साइकिल आ रही है, नेगेटिव साइकिल आ रही है, उसको हमने शिफ्ट कर दिया है जो लोड के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जिसकी वजह से जो लोअर पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पाई प्लस अल्फा टू पाई जो है वो आउटपुट वोल्टेज आपको रिसीव होगा। और इस ड्यूरेशन में आप देखें कि थायरिस्टर 2 का करंट जो है वो हाई होगा, और इसी तरह से जो ID1 है उसका करंट हाई होगा, क्योंकि ये दोनों एडजस्टेंट हैं और ये काम कर रहे हैं एक साथ, तो इस पेयर में। तो इस तरह से ये जो है ये वर्किंग इसकी कंटिन्यू होती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि देखें जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसका जो करंट है वो सिर्फ उस ड्यूरेशन में हाई है जब थायरिस्टर जो है वो ऑफ है। जैसे जो थायरिस्टर T1 और डायोड 2 ये दोनों ऑफ हैं 0 टू पाई तक। ठीक है, फिर इसी तरह से पाई से पाई प्लस अल्फ़ा के दरमियान जो है वो थायरिस्टर 2 और डायोड D1 जो है वो ऑफ है, जिसकी वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर की वो अब यहाँ से ट्रेवल करेगी इस ड्यूरेशन में, तो इसलिए IDM उस वक्त हाई होगा। अब ये वाली जो ब्रांच है, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये इस ब्रांच को शो कर रहा है, जो कि आई सोर्स करंट है, जो कि AC करंट है। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव होगा अल्फ़ा टू पाई, और पाई प्लस ए अल्फ़ा से टू पाई तक ये नेगेटिव होगा, क्योंकि आई ये सोर्स करंट है। जबकि इसी अब आप देखें कि जो आई ए आउटपुट करंट है, आई नॉट या आई ए, वो कॉन्स्टेंटली आपको एक कांस्टेंट डीसी यहाँ पे आउटपुट पे मिलता रहेगा, ठीक है, ड्यू टू इंडक्टिव नेचर ऑफ द लोड, क्योंकि इंडक्टर जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द ऑफ स्टेट ऑफ थायरिस्टर, ठीक है। तो इंडक्टिव लोड का ये बेनिफिट। अब हम ये देखते हैं कि इनका जो आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है और डीसी आउटपुट वोल्टेज का क्या है। दिस कन्वर्टर हैज़ अ बेटर पावर फैक्टर, इसका पावर फैक्टर बहुत अच्छा है ड्यू टू दी फ्री व्हीलिंग डायोड ऑपरेशन, क्योंकि कांस्टेंट करंट सिग्नल जो है वो अप्लाई कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, आपको मिल रहा है, एंड इज़ यूज फॉर एप्लीकेशन अप टू 15 किलोवाट। तो जो सेमी कंडक्टर है फुल वेव कन्वर्टर, उसको हम 15 किलोवाट तक की एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें सिंगल कोऑर्डिनेट ऑपरेशन इज़ एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कि वोल्टेज और करंट की जो है वो सिंपल एक ही पोलरिटी अगर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है तो हम उसको यूज़ करते हैं। अगर डुअल आपको चाहिए तो उसके लिए फिर आपको फुल कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो एवरेज वैल्यू जो है वो उसका सेम फार्मूला अगेन, ठीक है, अल्फ़ा से पाई तक। और इसी तरह से जो आई आर एम एस वैल्यू है, वोल्टेज आर एम एस वैल्यू, देखो चेंजिंग दी फायरिंग एंगल फ्रॉम ज़ीरो टू अल्फ़ा, वही अगेन कि आप अल्फ़ा की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो जो आर एम एस वोल्टेज है या डी सी वोल्टेज है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी होगी।